हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड एनसीईआरटी फैक्ट्स में। तो आज हम लोग जो हमारा साइंस का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है उसका दूसरा क्लास है मापन और मापकीय यंत्र, जिसका रेलवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एमसीक्यू 50+ क्वेश्चन हम लोग करने का प्रयास करेंगे। हालांकि क्वेश्चन की एग्जैक्ट संख्या 46 है, लेकिन हम लोग 50 से ज़्यादा तथ्य सीखेंगे, तो 50+ क्वेश्चन के नाम से इस वीडियो को बनाया गया है। तो ए टू जेड एनसीईआरटी फैक्ट्स प्रेजेंट करता है आपके सामने मापन और मापकीय यंत्र का वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है आपका जो पहला सवाल है, सवाल का हम लोग नंबरिंग भी करते जाएंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है आपका वो है एक एटमॉस्फेयर बराबर क्या होगा। तो एटमॉस्फेयर क्या होता है, तो एटमॉस्फेयर के बारे में हम लोग पहले जानते हैं। तो एटीएम जो है वो वायुमंडलीय दाब का मात्रक है, और वायुमंडलीय दाब का मात्रक बार भी हो सकता है, पास्कल भी हो सकता है, और दाब का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर भी हो सकता है। दाब का मात्रक मिलीमीटर ऑफ एचजी भी होता है। दाब का ही मात्रक टोर भी होता है। तो ये सभी मात्रक आपके दाब के हैं, सभी के सभी। तो दाब या वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब क्या होता है, पृथ्वी के कई परतों वायु के द्वारा जो कई वायु की परतों के द्वारा जो दाब लगाया जाता है इकाई क्षेत्रफल पर, उसे ही वायुमंडलीय दाब कहते हैं। अब एक एटमॉस्फेयर बराबर क्या होगा, तो ये डायरेक्ट आंकड़ा से सवाल पूछा गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा 1.01 × 10⁵ पास्कल, यानी ऑप्शन ए। तो एक एटमॉस्फेयर बराबर 1.1 × 10⁵ पास्कल है इसका सही जवाब। तो पृथ्वी की एक निश्चित इकाई या क्षेत्रफल पर वायुमंडल की सभी परतों द्वारा पड़ने वाले दाब को वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। इसे बैरोमीटर में मापते हैं और इसका इकाई बार या पास्कल होता है। और एक एटमॉस्फेयर बराबर 1.01 × 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न है एक हॉर्स पावर बराबर क्या होता है। 764 वाट, 768 वाट, 746 वाट, 786 वाट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 746 वाट। एक एचपी, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। तो एक एचपी जो है आपका हॉर्स पावर, जिसे हम लोग हिंदी में अश्व शक्ति भी कहते हैं, तो ये आपका शक्ति का मात्रक है। तो 746 वाट एक एचपी होता है। मशीनों का ताकत इससे मापा जाता है। तो इसका जवाब आपने देखा कि 746 वाट है। अगला प्रश्न जो तीसरा है हमारा वह है 746 वाट को क्या कहा जाता है। तो ऊपर आप पढ़ चुके एक अश्व शक्ति, बाकी ऑप्शन में ये वाट है, ये शक्ति का मात्रक है, ये आपका कार्य का है, ये आपका दाब का है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4, एक डायोप्टर किसके बराबर होता है। एक डायोप्टर, तो एक डायोप्टर, ये डायोप्टर क्या है, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर है। लेंस की क्षमता को P से डिनोट करते हैं और P बराबर होता है 1/f, जिसमें f होता है आपका फोकस दूरी। अब बात यह है कि इसे P/f को आप कैसे कर सकते हैं, इसमें आप गौर कीजिएगा। तो ध्यान दीजिए, ये P को आप लिख सकते हैं एक डायोप्टर, यानी ये डायोप्टर है, ऊपर आपका एक है ही, फोकस दूरी है, तो इसे आप लिख सकते हैं 1 मीटर। तो एक डायोप्टर बराबर क्या हो जाएगा, एक आपका सेम रहेगा, मीटर आपका हो जाएगा ऊपर जाके -1। तो एक डायोप्टर होगा आपका 1 पर मीटर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 पर मीटर एक डायोप्टर के बराबर होता है। तो ये आपने देखा कि कैसे होता है। तीसरा सवाल, 1 मीटर किसके बराबर होता है। इस सवाल में बहुत पेंच है, एक तरह से बहुत आराम से इसे समझने की जरूरत है। ये क्वेश्चन आपका होने वाला है क्वेश्चन नंबर 5वां। तो यहाँ सवाल क्वेश्चन नंबर 5 में है 1 मीटर किसके बराबर होता है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ कुछ मापक के बारे में आपको जान लेना है पहले, उसके बाद ही इसे बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, आपको पता होगा कि 10⁻³ मीटर, 10⁻³ मीटर जो होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, 10⁻³ मीटर को 1 मिलीमीटर कहते हैं। और 10⁻⁻6 मीटर को हम लोग कहते हैं 1 माइक्रोमीटर कहते हैं। 10⁻⁻9 मीटर को हम लोग 1 नैनोमीटर कहते हैं। अब यहीं आप गौर कीजिएगा, यहाँ जो माइक्रो है इससे आपको जोड़ना है कि 1 मीटर किसके बराबर है। तो चलिए हम लोग माइक्रो वाले को यहाँ से ले लेते हैं। तो माइक्रो वाला 10⁻⁻6 मीटर है। तो चलिए इसी को हम लोग लेके आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हम लोग देखें कि 10⁻⁻6 मीटर जो है इसे हम लोग 1 माइक्रोमीटर कहते हैं। अब यहाँ पूछा है 1 मीटर बराबर, तो इधर आप रहने दीजिए 1 को, और 10⁻6 को आप उधर ले जाइएगा इस तरफ, और इसे आप माइक्रोमीटर में ही रहने अगर दीजिएगा, यानी माइक्रोन में,
तो ये 10 के पावर -6 उधर जाके आपका हो जाएगा 10 के पावर +6, और 10 के पावर +6 और इसका फिर पढ़ाएगा 10 के पावर 6 माइक्रोमीटर, इसे को हम लोग माइक्रोन भी कहते हैं। अब बताइए 1 मीटर बराबर कितना हुआ, तो 10 के पावर 6 माइक्रोन। ये हुआ सवाल, 1 मीटर किसके बराबर है, 10 के पावर 6 माइक्रोन। तो 1 मीटर 10 के पावर 6 माइक्रोन, 1 मीटर 10 के पावर 3 मिलीमीटर, यानी जो आपका 10 के पावर माइनस में होता था उसी का अपोजिट होते जा रहा है और कुछ नहीं है। उसके बाद 1 मीटर 3.2 फीट, 1 मीटर 10 के पावर -3 किलोमीटर। तो यहां आप देख सकते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लें, क्वेश्चन नंबर हमारा जाएगा 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या होगा, परमाणु का त्रिज्या किससे मापी जाती है। परमाणु की त्रिज्या क्या होती है, परमाणु के नाभिक और उसके बाहरी कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉन के बीच की जो दूरी होती है, इसे हम लोग परमाणु का त्रिज्या कहते हैं। परमाणु चूंकि बहुत छोटा होता है, इसलिए परमाणु त्रिज्या को हम लोग मापते हैं नैनोमीटर में। और नैनोमीटर क्या होता है ये हम लोग जाने, नैनोमीटर में तो मापते हैं 10 का पावर -9 मीटर को 1 नैनोमीटर कहा जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि 1 मीटर को 10 के पावर 9 भाग में बांटेंगे हम लोग, 10 के पावर 9 भाग में, तो जो आएगा उसे ही हम लोग 1 नैनोमीटर कहेंगे, यानी यह एक बहुत छोटा अमाउंट है। तो परमाणु त्रिज्या नैनोमीटर में मापी जाती है। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7, जो कि है प्रदीप्ति यानी इल्यूमिनेशन यानी प्रज्वलन, जो दीपों का ज्वलन होता है कि माप किसका उपयोग करके किया जाता है, यानी कौन सा दीप कितना तेज जल रहा है उसका माप। जो ज्योति तीव्रता था कैंडेला, तो उसका मापन का पूछा है। मिली वोल्ट मीटर, स्ट्रेबोस्कोप, लक्स मीटर या पीएच मीटर। तो इसका जवाब क्या होगा वो जरा देख ले क्वेश्चन नंबर 7 का। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसका सही जवाब हो जाएगा लक्स मीटर। ये लक्स मीटर जो है ये प्रदीप्ति यानी प्रज्वलन यानी इल्यूमिनेशन का माप है। और लक्स एक व्युत्पन्न इकाई है जो ल्यूमेन पर आधारित है। ल्यूमेन कैंडेला से उत्पन्न इकाई है और जो 1 लक्स के बराबर है। तो लक्स एक व्युत्पन्न इकाई है, लेकिन लक्स मीटर से हम लोग मापते हैं। और 1 लक्स बराबर होता है 1 ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हुआ आपका लक्स मीटर। और बाकी जो पीएच मीटर आपका जो है, पीएच मीटर आपका अम्ल का है, मिली वोल्ट मीटर तो आपका वोल्ट का है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है। यह सवाल बहुत सारे एग्जाम्स में आए हुए प्रश्न हैं और आरबी ग्रुप डी का कई शिफ्ट में आप देख सकते हैं। तो 1 किलोवाट घंटा, इसका हल पहले देख लें। इसका जवाब आपका ये आपका हो जाएगा 3.6 × 10 के पावर 6 जूल। देखते हैं कि यह कैसे होता है। जवाब तो आपका ये हो गया, ये आप जान गए। अब इसका देखिए, 1 किलोवाट घंटा ये है, किलोवाट में आपका KW आता है और किलो जहां आया वहां 1000 आएगा, और घंटा तो घंटा है। अब देखिए, किलो की जगह हम आपका 1000 है, घंटा की जगह हम आपका 60 मिनट है। 60 मिनट को फिर से सेकंड में बदलेंगे तो 60 सेकंड। अब ये वाट जो है आपका, इसे जूल सेकंड हम लोग कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या रहने भी दीजिएगा तो चलेगा। अब अगर जूल बटे सेकंड कीजिएगा, सेकंड आपका कट जाएगा, केवल जूल बचेगा। अब 1000 × 60 × 60 तो 6 छक आपका हो गया 36, यहाँ हो गया डबल जीरो, यहाँ 3 ठो जीरो। अब 36 के बाद आपका कै ठो जीरो है, 5 ठो जीरो। अब यहाँ पर 6 लिखने के लिए अगर दशमलव हम 1 2 3 4 5 6 खिसकाएंगे तो हो गया आपका 3.6 × 10 के पावर 6 जूल। अब डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। तो जो अगला प्रश्न हमारा है वो है क्वेश्चन नंबर 9। और ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये कहता है 1 किलोवाट घंटा कितना ऊर्जा के बराबर होता है। ऊपर ही इसका एक्सप्लेनेशन है कि 36 के बाद कितना जीरो था, 5 जीरो। तभी तो हम खिसकाए थे इसको 5-6 अंक तक, तो आया था 3.6 × 10 के पावर 6 जूल। तो इस प्रकार से 36 के बाद 5 को जीरो वाला आपका आंसर होगा 1 किलोवाट घंटा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 1 किलोवाट बराबर। तो देखिए, जब भी आपका किलो आएगा वहां 10 के पावर 3 यानी 1000 आएगा। किलो मतलब 1000 होता है। तो 1 किलोवाट बराबर क्या हो जाएगा। तो 1 किलोवाट बराबर 1000 वाला तो है, लेकिन यहाँ टॉपिक जो है बदला हुआ है वाट का, यहाँ जूल पर सेकंड में है। तो चलिए वो तो SI ही होगा, जाहिर सी बात है। तो इसका आपका जो 1000 वाला है उसी का संभावना ज्यादा बनता है और वही है भी। तो 1000 वाला जो है आपका, किलो मतलब 1000, बस कहानी खत्म। और वाट को तो जूल पर सेकंड बोलते भी हैं, तो किलो मतलब 1000, तो 1 किलोवाट
1000 जूल सेकेंड के बराबर है। ये क्वेश्चन नंबर 10 था। अगला होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 11। 1 किलोवाट कितना के बराबर होता है? फिर से वही सवाल, बस उसमें अलग था, जूल पर सेकेंड, यहाँ वाट में ही है। तो 1 किलोवाट 1000 वाट के बराबर होगा, क्योंकि किलो का मतलब आपका होता है क्या? तो 1000। तो इसका सही जवाब आपका 1 किलोवाट 1000 वाट के बराबर होगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। इसमें आपको बदल के है किलोवाट घंटा को जूल में, तो इसका आप क्लू जानिए। किलोवाट घंटा 5.5 किलोवाट घंटा को जूल में बदला हुआ है। ऐसे सवाल ग्रुप डी में 5.5, 4.4, 2.2 बहुत आए हुए हैं, लेकिन हमने एक ही को शामिल किया है। तो इसे आप देखिए, तभी ही हम लोग ऊपर देखें कि 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुनी 10 के पावर 6 जूल होता है। तो उसी तरह 5.5 किलोवाट घंटा बराबर, इसी को आप 5.5 से गुना कर दीजिए और आपको कुछ नहीं करना है। अब इन दोनों को आपको पॉइंट का गुना करना है, तो गुना आप कीजिएगा तो जो आएगा वही आपका आंसर होगा। तो इसका आप गुना कीजिएगा तो जो भी आ जाए वही आंसर। तो गुना करके आप देख लें कि गुना करके इसका जो वही आंसर है वो आता है कि नहीं आता है। कुछ नहीं है, वही कहानी है। आप गुना कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा इतना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आपको टाइम वेस्ट ना हो इसलिए गुना करके नहीं दिखाया जा रहा है, बस यही है। आ रहा है आपका कितना? तो 19.8 गुनी 10 के पावर 6 जूल। गुना करने पर आपको पता चल जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 था। अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। 1 न्यूटन बराबर कितना? तो 1 न्यूटन बल का मात्रक है और F बराबर बल बराबर होता है ma। तो अब 1 न्यूटन बराबर कितना होगा वो हम लोग देखते हैं। ये m जो है इसको तो हम लोग 1 kg लिख सकते हैं क्योंकि सबको kg लिख रहे हैं, और a जो है त्वरण, इसको 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि त्वरण का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अब आप देखिए 1 kg 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो आपका ऑप्शन होगा वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ देखिए कि कौन सा ऑप्शन के ये करीब पकड़ रहा है। तो 1 kg 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही आपका जवाब है, यानी 13वां का जवाब आपका हो जाएगा बी। 13वां का जवाब क्या होगा? तो बी होगा, जो कि आप देख लिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ऊपर भी आपको देखने को मिला था 1 नैनोमीटर बराबर। तो देखिए 1 नैनोमीटर बराबर तभी हम लोग देखे 10 के पावर -9 मीटर। अब इसी को आप देखिएगा तो ऊपर तो आपका 1 है, नीचे आप लाइएगा 10 के पावर 9 को, 9 - 9 को, तो नीचे +9 हो जाएगा। तो 1/10 के पावर 9 जो ऑप्शन है उसी को आप टिक कर दें। तो 1/10 के पावर 9 ये आपका सही जवाब। सवाल घुमा के पूछा गया है, डायरेक्ट नहीं है। तो 1 नैनोमीटर बराबर 1/10 के पावर 9 मीटर। तो इसका जवाब आपका क्या हो जाएगा? डी होगा। क्यों? ये आपका जग जाहिर है कि 1 नैनोमीटर बराबर 10 के पावर -9 मीटर परमाणु त्रिज्या मापा जाता है जिससे। तो अगला प्रश्न हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में हम लोग देखते हैं 1 कूलम पर सेकेंड, यानी 1 कूलम बटे 1 सेकेंड। अब देखिएगा 1 कूलम बटा 1 सेकेंड ये कितने के बराबर होगा? तो देखिए क्या होगा। कूलम यानी चार्ज, क्यू आवेश, और सेकंड यानी टाइम। अब Q/T किसके बराबर होता है? I के बराबर होता है, यानी धारा के। अब धारा का मात्रक क्या है? तो वो है आपका एम्पियर। इसका मतलब ये हुआ कि ये सभी एक दूसरे के तो बराबर हुए, तो बराबर हुए तो इसका मतलब ये एम्पियर के बराबर, तो वो 1 एम्पियर इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब आपका हो जाएगा 1 एम्पियर। तो इसका कारण आप समझ गए, ऊपर एक्सप्लेनेशन पूरा डिटेल। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ जो तभी आपको बताया गया कि 10 के पावर -6 मीटर को बोलते हैं 1 माइक्रोमीटर, 10 के पावर -9 मीटर को बोलते हैं 1 नैनोमीटर, उसी तरह 10 के पावर -12 मीटर को बोलेंगे 1 पिकोमीटर। उसी से आपका सवाल है। 1 पिकोमीटर बराबर कितना? तो 10 के पावर -12 मीटर। और अगर ये 12 वाला आएगा तो ये आपका पिको नहीं है, ये आपका टेरा है, ये आपका टेरा मीटर आपका हो जाएगा। 10 के पावर 12 टेरा होता है, 10 के पावर -12 पिको होता है। तो आपका 16वां क्वेश्चन जो है उसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। तो 12 और -12 में याद रखिएगा, एक टेरा और एक पिको है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 16। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 1 जूल बराबर कितना? तो जूल क्या है? कार्य है। तो जो कार्य जो होता है हमारा W, वो होता है आपका बल गुनी विस्थापन, बल गुनी विस्थापन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए ये तो आपका जूल है,
बल को आप मापेंगे किसमें, न्यूटन में, तो 1 न्यूटन। दूरी को मापेंगे मीटर में, तो 1 मीटर, तो 1 न्यूटन गुनी 1 मीटर जो होगा वही होगा आपका सही जवाब। तो 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुनी 1 मीटर। तो 17वां क्वेश्चन का ऑप्शन होना चाहिए हमारा ए, जो कि है भी। क्यों है आप समझ गए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18। ये सवाल क्या है वो हम लोग गौर से देखेंगे। एक विशेष घर में एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयों की खपत होती है बिजली का। यदि ऊर्जा को जूल में बदला जाए तो क्या होगा। तो देखिए 5 दिन में 100 इकाई, 5 दिन में 100 इकाई मतलब हो गया आपका 500 यूनिट, यानी 500 इकाई। अब 500 इकाई को हम लोगों को बदलना है, तो चलिए हम लोग एक्सप्लेनेशन के साथ इसका बदलते हैं। तो जो यहाँ 500 आपका आ रहा है, 5 गुनी 100 आपका 500 यूनिट, और 500 यूनिट जो है, तो 1 यूनिट में आप ऊपर देखे थे कि 1 यूनिट में होता है 3.6 गुनी 10 के पावर 6 जूल। तो गुना कर देंगे, उसी से हमारा आ जाएगा। बस आपको गुना करना है और कुछ नहीं। ये दोनों जीरो जो है, ये दोनों जीरो को आप उधर ले जाइए, तो 5 गुनी 3.6 हो गया। ये जीरो को आप यहाँ 10 के पावर 6 और 2 8 कर दीजिए। अब उसके बाद इन दोनों को गुना कर दीजिए। गुना कीजिएगा, 5 छक आपका 30, 5 दिया 15 और 3 हो गया आपका 18। पॉइंट भी आपका बैठ गया 1 अंक के बाद। गुनी 10 के पावर 8, तो आपका 18 गुनी 10 के पावर 8, इसको जूल में आप बदलेंगे तो होगा, लेकिन यहाँ 18 से कोई ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब हम लोगों से गलती हुई है। गलती क्या हुए हो आप गौर कीजिए। यहाँ 5 दिन में बोलता है 100 यूनिट खपत हुआ है, इसका मतलब आपको 100 से गुना करना पड़ेगा। अब 100 से गुना कीजिएगा तो आपका आंसर एकदम आराम से आ जाएगा। तो चलिए इसका 100 से, गलती की कोई दिक्कत नहीं, हम लोग तुरंत में इसको निपटा लेते हैं। तो इसको आप केवल 100 से करेंगे, तो 100 गुनी 3.6 गुनी 10 के पावर -6। अब बस आप गुना कर दीजिए, तो 3.6 गुनी 10 के पावर +6 है, तो 6 और यहाँ 10 का 2 ठो है, तो इसको आप 8 कर दीजिए। यानी जो 10 के पावर 2 है 100 में, इसको 6 2 8 कीजिए, तो 3.6 गुनी 10 के पावर 8 आपका सही आंसर है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, थोड़े गलती के लिए खेद है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, और ये आपका जवाब भी है, आप चेक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। निम्न में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने में किया जाता है। वायुमंडलीय दाब का मात्रक तो हम लोग जान गए थे कि एटीएम है, पास्कल है, बार है, टोर है, मिलीमीटर ऑफ एचजी है, बहुत सारा कुछ जाने। अब इसको मापते किससे हैं, तो इसको मापते हैं किससे, बैरोमीटर से। याद रखिएगा, यहाँ बैरोमीटर का एक खास महत्व है। वायुमंडलीय दाब अगर बैरोमीटर में अचानक से कम हो जाता है, इसका मतलब तूफान आएगा। अगर धीरे धीरे बढ़ता है तो मौसम साफ करेगा, इसका मीनिंग होता है। बाकी चीज ओडोमीटर, ओडोमीटर क्या मापता है, दूरी। थर्मोमीटर तापमान। और यहाँ और भी चीजें हैं। यहाँ टेट्रामीटर का तो यहाँ कोई यूज नहीं है। हाइग्रोमीटर वायुमंडल की आर्द्रता मापता है। अगला प्रश्न हाइग्रोमीटर से ही अगला सवाल आपका आ गया। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20, जो कि हाइग्रोमीटर से है। हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं, ऊष्मा, आर्द्रता, बल या विकिरण। तो सही जवाब है आर्द्रता। आर्द्रता मतलब होता है नमी अर्थात ह्यूमिडिटी। वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं, इसे हाइग्रोमीटर से मापते हैं। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा वायुमंडल की आर्द्रता हाइग्रोमीटर, और वस्तु का ताप थर्मामीटर, द्रव का घनत्व हाइड्रोमीटर, ऊष्मीय विकिरण बोलोमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने में पनडुब्बी प्रयोग किया जाता है। ये आप समझिए, मान के चलिए आपका वाटर लेवल ये है, ये पानी का स्तर है, आप नीचे हैं, आपको देखना है कोई चीज को। तो आप अगर देखिएगा तो आपका नजर तो ऐसे सीधे जाएगा। ऊपर का चीज को देखने के लिए कुछ इस तरह का एक यंत्र होता है ऐसे, जिसमें यहाँ और यहाँ आईना लगा हुआ होता है। तो यहाँ और यहाँ आईना लगा हुआ है, तो आप यहाँ से देखिएगा तो ऐसे आपका नजर जाएगा। इसका मतलब आप देख सकते हैं अच्छे से। तो वही है पनडुब्बी में प्रयोग किया जाने वाला चीज, जिसे हम लोग कहते हैं पेरिस्कोप। तो वो पेरिस्कोप जो है वही आपका पनडुब्बी में नीचे से हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका पेरिस्कोप। तो पेरिस्कोप पनडुब्बियों में उपयोग होने वाला उपकरण है, जिसकी सहायता से पानी में डूबे हुए व्यक्ति को पानी के ऊपर का दृश्य दिखाई देता है। पायरोमीटर वस्तु का ताप ज्ञात करता है। एपीडियोस्कोप चित्रों को पर्दे पर प्रक्षेपित करता है, प्रोजेक्शन करता है। प्रोजेक्टर द्वारा ओडोमीटर गाड़ी का दूरी मापता है।
तो ये हुआ 21वां प्रश्न। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्ट्रोबोस्कोप, टेलीस्कोप, हेलियोस्कोप, सनमीटर। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा हेलियोस्कोप। तो हेलियोस्कोप सूर्य को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र है और टेलीस्कोप दूर का देखने वाला यंत्र है। अगला प्रश्न, विभवांतर मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? विभवांतर का मात्रक जिसका वोल्ट होता है, इसका मतलब विभवांतर मापने के लिए हम लोग प्रयोग करेंगे तो किसका? वोल्ट मीटर का। तो इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? तो सही जवाब इसका हो जाएगा आपका वोल्ट मीटर। तो विभवांतर मापने में किसका इस्तेमाल करेंगे? वोल्ट मीटर का। अगला प्रश्न, सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने के लिए, सर्किट में बिजली है या नहीं है, इसको पता लगाने के लिए किसका उपयोग करेंगे? गैल्वेनोमीटर, एनीमोमीटर, बैरोमीटर, लेक्टोमीटर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या करता है? गैल्वेनोमीटर में एक कांटा होता है, वो कांटा आपका इधर और इधर डिफ्लेक्ट होता है। अगर धारा होगा तो कांटा में डिफ्लेक्शन होगा और धारा जिस दिशा में बहेगा उसी दिशा में डिफ्लेक्शन होगा। ये इसकी खास बात है। इसका मतलब ये हुआ कि धारा की दिशा भी बताता है और धारा है या नहीं वो भी बताता है। एनीमोमीटर हवा की गति, लेक्टोमीटर दूध की घनत्व, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब। 4 ऑप्शन के बारे में आप जान गए। अगला प्रश्न, एक शाफ्ट की आवर्तन गति, शाफ्ट मतलब जो आपका हमारा मोटरसाइकिल वगैरह में जो घूमता है उसे शाफ्ट कहते हैं। तो शाफ्ट की आवर्तन गति यानी जो घूम रहा है बार बार, उसको निर्धारित करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, एनीमोमीटर, क्रोनोमीटर। यानी हमारा मोटरसाइकिल में जो लगा हुआ होता है दूरी मापने के लिए, वो आखिर उसमें क्या लगा हुआ होता है कि वो आरपीएम यानी राउंड पर मिनट जो होता है उसको मापता है, वो चीज पूछा हुआ है। तो इसमें क्या मापता है, कौन चीज मापता है? तो जवाब है टैकोमीटर। तो टैकोमीटर शाफ्ट की आवर्तन गति को मापता है कोई भी मशीन का। स्पीडोमीटर मोटर गाड़ी का गति मापता है, हमारा स्पीड जो आगे साइड बताता है। एनीमोमीटर हवा का वेग मापता है। क्रोनोमीटर जलयान में सही समय का पता लगाने के लिए क्रोनोमीटर। और क्रोनोलॉजी जो बोलते हैं यह समय का अध्ययन है, क्रोनोलॉजी क्रम का अध्ययन। अगला प्रश्न है विभव मापी। विभव मापी जो है ये वोल्ट मीटर नहीं है, ये पोटेंशियोमीटर है। पोटेंशियोमीटर दूसरा चीज है और वोल्ट मीटर वोल्टेज मापता है। तो विभव मापी क्या है? मापन उपकरण, संयोजक उपकरण, अंशांकन उपकरण, संकेतक उपकरण। तो विभव मापी जो है आपका वो आपका है मापन उपकरण। यह विभव को मापता है, विभवांतर को नहीं केवल बल्कि विभव को मापता है और इससे प्रतिरोध और विद्युत धारा भी मापी जा सकती है। अगला प्रश्न, किस उपकरण से विद्युत धारा मापा जाता है? तो देखिए विद्युत धारा अर्थात एम्पियर, और एम्पियर को मापेंगे किससे? तो एमीटर से। इसको आप ऐसे याद रखिएगा। और वोल्टेज अर्थात वोल्ट, और इसको कैसे मापेंगे? वोल्ट मीटर से। तो वोल्ट मीटर और एमीटर में आप कंफ्यूज नहीं रहिएगा। वोल्ट मीटर से वोल्टेज और एमीटर से एम्पियर यानी धारा मापेंगे। तो इसका जवाब क्या होगा? एमीटर। ओम मीटर से प्रतिरोध मापेंगे, वेव मीटर से तरंग को मापेंगे। तो विद्युत धारा को एमीटर से मापेंगे, यह पता चल गया। अगला प्रश्न, एमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। निम्न विद्युत प्रतिरोध होना चाहिए, कम विद्युत खींचता है, या सभी। तो एमीटर का यहाँ खासियत आपसे पूछा हुआ है। तो एमीटर को हमेशा जोड़ा जाता है आपका श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में मतलब एक के बाद एक का जो प्रतिरोधों का संयोजन होता है उसे श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं, आपको पता है। तो इस प्रकार से जोड़ा जाता है एमीटर को। इसका प्रतिरोध लो होना चाहिए यानी बिजली भी कम खींचेगा, यानी ये चारों सही है एमीटर। क्योंकि एमीटर धारा मापता है, धारा मापता है तो प्रतिरोध कम रहेगा तभी इससे धारा ज्यादा जाएगा। अगर प्रतिरोध ज्यादा रहेगा तो कोई धारा जाना नहीं चाहेगा क्योंकि वो तो धारा को रोक के रखता है। और अगर एमीटर को पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं तो वह जल जाएगा। किसको मापने के लिए? स्टेलागमोमीटर का उपयोग करते हैं। शुद्ध गतिक श्यानता, पृष्ठ तनाव, अपवर्तनांक सूचक, प्रकाशित कार्यकलाप। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्टेलागमोमीटर का। तो इसका स्टेलागमोमीटर को हम लोग मापते हैं कौन चीज को? तो वो पृष्ठ तनाव को मापते हैं। पृष्ठ तनाव क्या होता है वो हम लोग जानते हैं पहले। इसमें खास तौर से हम लोग मापते हैं कि बूंद का सही संख्या का निर्धारण करके सतह का तनाव हम लोग मापते हैं। वर्षा की बूंदें गोल होती हैं पृष्ठ तनाव के कारण। जो हम लोग जब शैम्पू देते हैं हम लोग अपने बाल या दाढ़ी में, और बाल जो हमारा चिपक जाता है वो चिपकता है पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव कोई भी चीज, कोई भी लिक्विड के सतह का बाहर से तनाव है जिसके कारण वो एक आकार लेता है, वो होता है पृष्ठ तनाव। तो पृष्ठ तनाव को हम लोग मापेंगे स्टेलागमोमीटर से।
अगला प्रश्न, ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में क्या मापने के लिए करते हैं? तो वो दूरी मापता है। ओडोमीटर दूरी मापता है। ओडोमीटर हमेशा दूरी मापेगा, याद रखिएगा। और चाल स्पीडोमीटर मापेगा और कंपास दिशा मापेगा। अगला प्रश्न, कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है, यानी एरिया को कौन मापता है? यहाँ एरिया मापने के लिए पूछा है। वेंचुरी मीटर, रोटामीटर, पिटा ट्यूब, तप्त तार, पवन वेग मापी। तो पवन वेग मापी तो पवन मापेगा। वेंचुरी मीटर तो आपका पानी लिक्विड का वेग मापता है। तो यहाँ जवाब आपका ये दोनों में से आपका कोई होगा, तो इसका सही जवाब है पिटोट ट्यूब। तो पिटोट ट्यूब जो है वो आपका एक एरिया मीटर है। पिटोट नली द्वारा खुली चैनल में द्रव की प्रवाह गति को मापा जाता है, यानी वहां से कितना एरिया पार कर रहा है, कितना क्षेत्रफल उसका पार कर रहा है, वो हम लोग मापते हैं। यानी प्रवाह को मापने के लिए एरिया के आधार पर बहाव को मापता है। और वेंचुरी मीटर किसी पाइप में बहते हुए द्रव का दर को मापता है कि कितना तेजी से वो जा रहा है। और उसका असल में देखा जाए तो उसका विस्कोसिटी जो होता है, तरलों द्वारा घर्षण, उसे मापता है सच में अगर देखा जाए तो इसका वेंचुरी मीटर का। अगला प्रश्न, टैकोमीटर क्या मापता है? तो टैकोमीटर पहले ही आपको बताया गया कि जो घूमने वाला चक्का है उसका घूर्णात्मक चाल को मापता है। बाकी ये तीनों तो आपका नहीं होगा। टैकोमीटर जो है वो आपका गतिपालक चक्र, यानी कोई भी चक्का, कोई भी शाफ्ट का आरपीएम, राउंड पर मिनट को मापने वाला जो यंत्र है उसे टैकोमीटर कहते हैं। इसी से हमारा पता चलता है कि मोटरसाइकिल कितना दूर चला है। अगला है मल्टीमीटर। आपने देखा होगा बहुत सारे मिस्त्री सब के ऐसे 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 से कुछ होता है और बहुत सारा तार खपाने के लिए जगह, यहाँ पर कुछ आपका होता है इंडिकेटर उठता है यहाँ पर। तो ऐसे जो यंत्र जो होते हैं बिजली वाले मिस्त्रियों के पास, उसे मल्टीमीटर कहते हैं। वो क्या मापता है? उसमें बहुत कुछ मापने को होता है। वोल्ट मीटर, करंट मीटर, ओम मीटर, सारा चीज वो मापता है अकेले। तो मल्टीमीटर में ये सभी होते हैं, याद रखिएगा। धारा, वोल्टता, कंटिन्यूटी, प्रतिरोध सब मापता है। अब तो डिजिटल मल्टीमीटर का प्रयोग हो रहा है, वहां डिजिट उठता है। अगला है रिक्टर पैमाने के बारे में क्या गलत है? इसे 1935 में चार्ल्स रिक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया। यह एक लघुगणकीय पैमाना है। इसे भूकंप मापी के उपयोग में नापा जा सकता है। बिल्कुल भूकंप मापी है, लघुगणकीय है। 1935 में इसका ये हुआ है। भूकंप रिक्टर पैमाने पर 8-9 की तीव्रता का अर्थ हल्का भूकंप, यही गलत है। 5 आसपास हल्का माना जाता है, 8-9 बहुत नुकसानदायी माना जाता है। इसका मतलब यही गलत है, यानी हमारा जवाब यही होगा, क्योंकि पूछा ही है कि गलत कौन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। 8-9 की तीव्रता उच्च भूकंप है, काफी हाई भूकंप है। अगला प्रश्न, तरल पदार्थ के घनत्व को किससे मापते हैं? तो तरल पदार्थ के घनत्व को आर्द्रामापी, हाइड्रोमीटर, हिप्सोमीटर, फैथोमीटर। तो सही जवाब आपका हो जाएगा इसका हाइड्रोमीटर। और नमी को हाइग्रोमीटर, याद रखिएगा। हाइग्रो नमी, हाइड्रो घनत्व यहां दिया हुआ भी है। और फैथोमीटर जो है वो समुद्र की गहराई मापते हैं। हिप्सोमीटर जो है वो समुद्र तल से ऊंचाई मापते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे रेलवे स्टेशन में कि समुद्र तल से 676 मीटर ऊंची ऐसा रहता है, तो उसका ऊंचाई किससे मापते हैं? हिप्सोमीटर से मापते हैं। अगला प्रश्न, पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? लेजर, रडार, सोनार या स्क्यूबा? तो पानी के अंदर की वस्तु को पता लगाने के लिए सोनार का उपयोग करते हैं। सोनार का पूरा नाम है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये सवाल भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। लेजर क्या है? लेजर एक तकनीक है जिसमें लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन इसका पूर्ण रूप है। इसका आविष्कार, इसका खोज अमेरिकी वैज्ञानिक टीएस मेमन ने 1960 में किया है। इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में, धातुओं को जोड़ने काटने में, युद्ध में दुश्मनों का हथियार नष्ट करने में किया जाता है। फिर एक है रडार, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। सोनार जैसा एक रडार है। यह एक रडार, इसका संक्षिप्त रूप है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग का। यह ध्वनि सिद्धांत में काम करता है और इसकी सहायता से वायुयान की दिशा और ऊंचाई को ज्ञात किया जाता है। फिर आपका एक है ऑप्शन में स्कूबा। स्कूबा गोताखोरों को हम लोग बोलते हैं। इसका उपयोग गोताखोरों द्वारा पानी के अंदर सांस लेने में किया जाता है। स्क्यूबा भी किसी का फुल फॉर्म है, सेल्फ कंटेंड अंडर वाटर ब्रीथिंग अपरेटस। यानी जो आपका गोताखोर लोग जो बैग में डाल के ऑक्सीजन सब ले जाता है, ब्रीदिंग अपरेटस जो अंडर वाटर सेल्फ कंटेंट यानी खुद से ढो के जाता है, उसे ही स्कूबा कहते हैं। अगला प्रश्न, जहाजों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का प्रयोग करते हैं? प्रकाश की गहराई, मछलियों की सघनता, पानी की गहराई, सामुद्री वनस्पति की सघनता। सही जवाब है पानी की गहराई, क्योंकि बाकी चीजों को मापने की जरूरत ही क्या है।
तो इकोलोकेशन का प्रयोग पानी की गहराई मापने के लिए किया जाता है और यह सोनार सिद्धांत यानी साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग के सिद्धांत पर कार्य करता है, जो कि ध्वनि के परावर्तन पर डिपेंडेंट है। दूध के घनत्व को मापने के लिए कौन सा यंत्र की उपयोगिता है? हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर, बैरोमीटर, थर्मोमीटर। सही जवाब होगा लैक्टोमीटर। और लैक्टो इसलिए दूध में आपका जो पाया जाता है बैक्टीरिया उसका नाम है लैक्टोबैसिलस, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, और दूध के घनत्व तो हो गया लैक्टोमीटर। अगला प्रश्न है, किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा, कि विद्युत धारा इधर बह रहा है इधर बह रहा है, किस उपकरण से होगा? तो ये होगा आपका गैल्वेनोमीटर से। आप ऊपर पढ़ चुके हैं। एमीटर धारा का मात्रा मापता है कि कितना बह रहा है, गैल्वेनोमीटर धारा की दिशा मापता है और धारा का पता लगाता है कि धारा बह रहा है कि नहीं। तो इसका जवाब तो आप देख लिए, बाकी चीजों के बारे में देखते हैं। गैल्वेनोमीटर परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा बताता है। एमीटर धारा को मापता है। रियोस्टेट प्रतिरोध कम करने या बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वोल्टमीटर वोल्टेज मापता है। अगला प्रश्न, इकोलोकेशन क्या है? कंपन, आवृत्ति, रडार की सोनार? तो इकोलोकेशन समुद्र की गहराई अर्थात सोनार पर निर्भर करता है। तो यह सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसका पूर्ण रूप है। अगला प्रश्न, उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार रिलेटेड है जिस प्रकार दूसरा पहले से। तो ए मीटर विद्युत धारा, यानी ए मीटर से धारा मापते हैं। तो ओम मीटर से क्या मापेंगे? तो ओम मीटर से हम लोग प्रतिरोध मापेंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रतिरोध। अगला प्रश्न है, हवा की गति को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ओडोमीटर, हाइग्रोमीटर, एनीमोमीटर, एमीटर। तो सही जवाब है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर से हवा की गति हम लोग मापते हैं। एनीमोमीटर से हवा की गति मापा जाता है, याद रखिएगा। एनीमोमीटर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द एमिनोस से हुई है, जिसका अर्थ वायु होता है। झूठ का पता लगाने वाली मशीन कौन सी है? टेलीस्कोप, फोटोमीटर, पॉलीग्राफ, टेकोमीटर। तो इसका सही जवाब है पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ झूठ का पता लगाने वाली मशीन का नाम है। टेलीस्कोप तो दूरदर्शी को बोलते हैं। फोटोमीटर कुछ और है, टेकोमीटर भी कुछ और है जो कि आरपीएम मापता है। और ये जो पॉलीग्राफ है झूठ पकड़ने वाली मशीन, जिसे लाई डिटेक्टर भी कहा जाता है, इसका खोज जॉन ऑगस्टन लार्सन ने 1921 के आसपास किया था। और अपराध की जांच करने के लिए जब इसका टेस्ट करते हैं पॉलीग्राफी, तो इसे नार्को टेस्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न, भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान, बहुत हाई टेम्परेचर का तापमान को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका पायरोमीटर। पायरोमीटर का उपयोग उच्च तापमान को मापने में करते हैं। बोलोमीटर रेडिएशन मापता है। और फ्लक्स मीटर, ये तो आपका कोई भी चीज का फ्लक्स को मापता है, जैसे चुंबकीय फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, ये सभी को। और एमीटर आपका विद्युत धारा की मात्रा को मापता है। तो अगला प्रश्न जो हमारा है, लाई डिटेक्टर। लाई डिटेक्टर को किस रूप में जाना जाता है? सिस्मोग्राफ, बैरोग्राफ, पोलरीमीटर, पॉलीग्राफ। तो सिस्मोग्राफ तो भूकंप लेखक है। बैरोग्राफ, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब का है। पोलरीमीटर कोई और चीज है। पॉलीग्राफ जो है वो आपका झूठ पकड़ने वाली मशीन यानी नार्को टेस्ट वाली मशीन यानी लाई डिटेक्टर है। आज का आखिरी प्रश्न, एनीमोमीटर उपकरण का प्रयोग किसमें किया जाता है? बादल की ऊंचाई, वायु की गति, वायु दाब या पानी की गुणवत्ता। तो वायु की गति मापने के लिए एनीमोमीटर का उपयोग करते हैं। आपको पहले ही बताया गया कि वायु की गति मापने के लिए करते हैं उपयोग एनीमोमीटर का। और एनीमो मतलब होता है हवा, और यह एक लैटिन ग्रीक शब्द है और इसीलिए इसका हवा से ताल्लुक है और हम लोग याद रखने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा आज का क्लास खत्म होता है, जो कि लगभग 50 क्वेश्चन आपका करवाया गया। तो ये 50 क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होगा। अगला टॉपिक हम लोग अदिश और सदिश राशि में लेके आएंगे और अदिश और सदिश राशि के बारे में पूरा डिटेल और साथ में एमसीक्यू भी करवाया जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।